नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। 4 मई को योगी कैबिनेट की अहम बैठक, बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर 4 मई को योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी और इसके साथ ही लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग और 5 केडी पर अहम फैसलों की तैयारी भी लगातार देखने को मिलेगी। तो विकास योजनाओं की होगी समीक्षा और बड़े नीतिगत फैसलों की संभावना। 4 मई को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। ये बैठक 5 केडी सीएम आवास पर दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी और इसमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं और विकास योजनाओं की प्रगति और राज्य से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सरकार की मौजूदा योजनाओं की समीक्षा भी की जा सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो इस बैठक में कई बड़े नीतिगत फैसले लिए जाने की भी संभावना है, जो कि आने वाले समय में प्रदेश के विकास कार्यों और प्रशासनिक शिक्षा दीक्षा को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर 4 मई को योगी कैबिनेट की अहम बैठक और इसके साथ में अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। हाई की मीटिंग और 5 के पर अहम फैसलों की तैयारी है। तो विकास योजनाओं की समीक्षा की और नीति की भी संभावना है। 4 मई को में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक केडी आवास दोपहर 3 बजे शुरू होगी और इसमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं विकास योजनाओं की प्रगति और राज्य से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही योजनाओं की समीक्षा भी की जा सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो इस बैठक में कई बड़े नीतिगत फैसले लिए जाने की संभावना है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन प्रधान, 4 मई को अहम मीटिंग होने जा रही है, अहम बातचीत होगी, चर्चा होगी, क्या खास रहने वाला है समीक्षा बैठक? देखिए, मुख्यमंत्री विभाग पर बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि बैठक कैबिनेट बैठक होने वाली है और साथ ही साथ विकास के मुद्दों की बात की जाए, सरकार किस तरीके से आगे और बेहतर काम करे, किस तरीके से डेवलपमेंट की ओर लगातार सरकार जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। लेकिन इन सभी विषयों के बीच में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो खाका लंबे अरसे से वो अभी फिलहाल हो नहीं पाया और इसकी कवायद लगातार चल रही है। और जिस तरीके से बात की जाए कि तमाम जो नाम है उन पर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है, तो कहीं ना कहीं बड़ा कल कैबिनेट है और कहीं ना कहीं नए लोगों की एंट्री हो सकती है मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान और कहीं ना कहीं जो पुराने कई नेता हैं, कई मंत्री हैं, उनकी कहीं ना कहीं विभागों में बदलाव हो सकता है या फिर उनका मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी हो सकता है। तो साफ तौर पर एक बड़ी बैठक है और बड़ी बैठक में विकास के मुद्दों के साथ ही साथ जो कैबिनेट विस्तार है, कहीं ना कहीं उस बिंदु पर भी चर्चा हो सकती है। सुमन, बिल्कुल अमन, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सूत्रों के हवाले से इस बैठक में कई बड़े नीतिगत फैसले लिए जाने की भी संभावना है। तो कौन से नीतिगत फैसले हो सकते हैं, ऐसी कोई संभावना है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट का एक बड़ा जो मोर्चा है वो उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर के औद्योगिक विकास में लगातार डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो जब नोएडा में जब अथॉरिटीज में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो उसके बाद मुख्यमंत्री का भी रवैया सख्त आया था। उसके से तमाम जो नीतियां हैं वो बनाई गई थी। तो साथ ही साथ जो सभी जो अगर बात की जाए तो सभी वर्ग हैं उनका हर प्रकार से जो साधने का प्रयास है वो कहीं ना कहीं किया जा सकता है, क्योंकि 2027 चुनाव है और 27 चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने हैट्रिक से करनी है तो कहीं ना कहीं इन सभी विषयों को लेकर के एक जो सभी जो वर्ग है उनको कहीं ना कहीं बराबर से साधने का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं किया जा सकता है। तो साफ तौर पर एक बड़ी बैठक में जो तमाम प्रस्ताव है कहीं ना कहीं उन पर मंजूरी लगती हुई भी नजर आ सकती है। बिल्कुल अमन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आगामी चुनाव आने वाले हैं तो उसको लेकर अच्छी खासी रणनीति में तय की जा सकती है। तो क्या लगता है कि इन पहलुओं पर ज्यादा विचार किया जा सकता है? देखिए, अगर बात की जाए तो कल की कैबिनेट इसलिए भी मानी जा रही क्योंकि
जो तमाम कल दिन की जो बंगाल चुनाव जो परिणाम है वो भी कहीं ना कहीं घोषित होंगे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बड़ा समय लिया है बंगाल चुनाव में, उनकी किस तरीके से भूमिका रही है, दोनों डिप्टी सीएम ने भी एक लंबा समय दिया है बंगाल चुनाव में, तो उस वजह से भी एक धन्यवाद प्रस्ताव भी कहीं ना कहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बंगाल में बनती है तो कहीं ना कहीं धन्यवाद प्रस्ताव भी बनता हुआ नजर आ सकता है। और साफ तौर पर जिन बड़े नामों की चर्चा अगर की जाए जो कैबिनेट में कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन कैबिनेट नामों पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होती हुई नजर आ सकती है। सुमन, बिल्कुल अमन, आपका फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में 2 से 3 दिनों के भीतर बड़ा फेरबदल हो सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद ये कदम उठाया जा सकता है। वहीं सूत्रों की माने तो 5 से 7 नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा भी जा सकता है। तो जाट, गुज्जर, ओबीसी, ब्राह्मण और दलित नेताओं को साधने की रणनीति भी इसमें शामिल है। 4 मई की कैबिनेट बैठक अहम मानी जा रही है, जिसके बाद बदलाव संभव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां भी पाइपलाइन या फिर अन्य कार्यों के लिए खुदाई की जा रही है, वहां पर काम पूरा होते ही तुरंत सड़कों और गड्ढों की मरम्मत की जाए, ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि कार्य में लापरवाही, देरी या फिर अधूरा काम करने वाले ठेकेदारों और एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। उन्होंने जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण करें और गुणवत्ता सुनिश्चित करें। साथ ही जल समाधान पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने को भी कहा गया। तो लापरवाही पर ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और सड़क खुदाई पर सीएम योगी का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, सड़क खुदाई को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। काम पूरा होते ही तुरंत उसको समाधान की भी चेतावनी दे दी गई है। लापरवाही पर ठेकेदार ब्लैकलिस्ट सीधे तौर पर कर दिए जाएंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो काम पूरा होते ही तुरंत मरम्मत के भी आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दे दिए गए हैं। आपको बता दें, सड़क खुदाई को लेकर लगातार मामले सामने आ रहे थे, फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे थे, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर सख्त रुख अपनाया। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर बलिया के कोतवाली थाना क्षेत्र में मौजूद श्री रामपुर गंगा घाट पर मुंडन संस्कार के दौरान दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां पर गंगा स्नान करते समय 2 युवक और 2 युवतियां गहरे पानी में चले गए और डूब गए और घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं पर परिजनों में कोहराम छा गया। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। टीम ने 1 युवक और 2 युवतियों को बताया जा रहा है उनके शव बरामद कर लिए हैं, जबकि 1 युवक की तलाश लगातार जारी है। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और परिजनों को हर संभव आर्थिक मदद का भी आश्वासन दिया। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, घटना सामने आई है, गंगा में डूबे हैं 4 युवक युवतियां, ऐसी खबर सामने आ रही है, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से घटना घटित हुई? जी, आपको बता दें, बहुत दुखद घटना और बहुत बड़ी घटना आज ये बलिया के कोतवाली थाना अंतर्गत श्री रामपुर गंगा घाट की है, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से कुछ परिवार मुंडन संस्कार के लिए आए थे। उसी दौरान 17 से 18 साल के 4-5 युवक और युवतियां पानी में स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चले गए, जिसके वजह से वो डूब गए। ग्रामीणों ने जो मौके पे मौजूद थे वहाँ पे चीख पुकार मची, 2 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 2 युवक और 2 युवतियां उस गंगा नदी में समा गए। घंटों बाद तलाश किया गया तो चारों के शव, अपडेट है कि चारों का शव, 2 युवक और 2 युवतियों का शव बरामद हो गया है। मौके पे डीएम एसपी निरीक्षण भी कर चुके हैं, आवश्यक दिशा निर्देश भी
जारी कर दिया गया है। बिल्कुल विवेक, देखा जाए तो लगातार घटनाएं डूबने के सामने आ रही है, कहां पर लापरवाही सामने आती है, और यहां पर अगर देखा जाए तो क्या लापरवाही इसमें बरती गई होगी जिस चलते ही 4 जवानें गंवानी पड़ी? जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं होती है। इससे पहले भी कई घटनाएं गंगा घाट पे हो चुकी हैं, लेकिन वो बस नियम ताकते ही रह जाते हैं। अगर पुलिस की मॉनिटरिंग या जिला प्रशासन की बैरिकेडिंग या नाव के सहारे कुछ मदद की लगाया जाता, अगर पहले से सुरक्षा व्यवस्था किया जाता, तो ऐसी घटनाएं में रोकथाम होती है। लेकिन जिला प्रशासन को कोई सार्थक पहल नहीं किया गया है। केवल त्योहार के मद्देनजर ही सुरक्षा व्यवस्था रखी जाती है जिला प्रशासन की वजह से। बिल्कुल, देखा जाए विवेक तो 4 लोगों की ये दर्दनाक मौत हो गई है, तो क्या वहाँ पे और लोग नहीं मौजूद थे जिन्होंने सहायता करने की कोशिश नहीं की? बचाने वालों ने काफी प्रयास किया। वहाँ पे आसपास के लोग भी, नाविक भी मौजूद थे। 2 युवक को बचा लिया गया, लेकिन बाकी और जो लोग थे गहरे पानी में जाने की वजह से डूब गए, जिनका पता नहीं चल पाया। बाद में एसडीआरएफ की टीम आई और स्थानीय गोताखोरों ने उनका तलाश जारी किया, जिसके बाद से 4 शव बरामद कर लिए गए। विवेक, अगर घटना पे नजर डाले तो मुंडन संस्कार में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, तो क्या पानी का बहाव ज्यादा था, किसके चलते ये हादसा बड़ा माना जा रहा है? बिल्कुल, बताया जा रहा है कि सभी नॉर्मल स्थिति थी। आज विशेष कोई त्योहार भी नहीं था। केवल 4-5 परिवार ही मुंडन संस्कार के लिए यहाँ पे आए थे। घाट पे बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। डीएम, जैसा कि बलिया डीएम मंगल प्रसाद सिंह का ये बयान है कि घाट पे बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, लेकिन पानी में वो सेल्फी, बताया जा रहा है कुछ लोगों का ये भी सामने आ रहा है कि सेल्फी के चक्कर में पानी में आगे बढ़ते गए, जिससे गहरे पानी में कुछ युवक और युवतियां समा गए, जिससे इतना बड़ा हादसा हो गया। जी, पुलिस द्वारा कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर सामने आई? पुलिस पूरे मामले में तहकीकात अभी भी जारी है। वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, आगे अन्य प्रक्रिया जारी है। जी विवेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बलिया से खबर सामने आई, जहां पर मुंडन संस्कार में ये दर्दनाक हादसा सामने आया। बलिया घाट पे 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, बताया जा रहा है। और 4 बच्चे नहाने के लिए आगे बढ़े और 4 डूब गए। 4 में से 3 की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वे केंद्र सरकार के हर बड़े फैसले का विरोध करते रहे हैं, जिसमें कि जीएसटी, ट्रिपल तलाक, आधार और इसके साथ सीएए शामिल है। महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने विपक्ष पर दोहराया रवैया अपनाने का आरोप भी लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने संगठन में पहले से ही महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व दे रही है और नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं से महिलाओं को लाभ मिला है। उन्होंने भरोसा जताया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। जीएसटी का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने किया। ट्रिपल तलाक का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सदस्यों ने किया। आधार का विरोध किया, सीएए का विरोध किया। ऐसे जो भी देश हित में जो जितने भी संशोधन ले आए गए, उन सब का उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। और अब जाकर के क्योंकि जानते हैं कि महिलाएं आक्रोशित हैं, तो वह दस्ती लेके खड़े हो रहे हैं कि इसको आरक्षण को लागू करो। तो इस प्रकार का दोहरा चरित्र इनका रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्रों को लैपटॉप वितरित कर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे जीवन में आगे बढ़ें और समाज और देश के विकास में योगदान दें। अखिलेश यादव ने कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक बयान भी दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव जनता का चुनाव होगा और जनता ही फैसला करेगी। मैंने अभी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की सोम पपड़ी बनाती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत झूठ की चढ़ा देती है। और आप शायद रहे होंगे और आम लोग इस बात को महसूस कर रहे थे और जानते थे
कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मतदान होगा, उसके बाद महंगाई बढ़ जाएगी। डीजल, पेट्रोल और गैस की महंगाई से केवल उन चीजों की महंगाई नहीं बढ़ती है, बल्कि बड़े पैमाने पे हर चीज की महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। इधर सुनने में आया कि हवाई जहाज की यात्रा भी महंगी होगी और कई एयरलाइंस ने मना कर दिया कि फ्यूल बहुत महंगा हो गया, इसलिए एयरलाइंस को उन रूट्स पे नहीं चला पाएंगे। ये महंगाई का ही असर है। खाना पीना महंगा होगा और इसके साथ साथ जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी महंगाई को रोकने के लिए और अपने लोगों को ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नहीं रोका। और अगर भ्रष्टाचार पे रोकें, भ्रष्टाचार भी नहीं रोका और अपने लोगों को ज्यादा मुनाफा भी कमाने दे रहे हैं। ये जनता का चुनाव होने जा रहा है। दीदी थी, दीदी जीतेंगी, दीदी रहेंगी और एक अकेली हैं, वो लड़ेंगी भी और जीतेंगी भी। शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं बच्चों को। अपने जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। जैसा कि आदरणीय उदय प्रताप जी ने कहा कि न केवल खुद आगे बढ़ें बल्कि समाज और देश को बढ़ाने में भी योगदान दें, वही सबसे बड़ा योगदान होगा। मैं एक बार फिर सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है वो जीवन में सफल होंगे और जो उन्होंने गोल अचीव करने के लिए बनाया है वो गोल जरूर अचीव करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में नीट यूजी 2026 की परीक्षा एक ही शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई। प्रयागराज में परीक्षा को लेकर छात्रों में उत्साह दिखाई दिया, जबकि लखनऊ में परीक्षा केंद्रों पर भारी भीड़ भी देखने को मिली। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी और केंद्रों पर पुलिस बल तैनात रहा। प्रवेश से पहले सघन जांच की गई। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन कराते हुए परीक्षा दिलाई गई। आजमगढ़ में नीट यूजी 2026 की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। जिले के 20 केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा चल रही है। इसमें कि 9,539 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने परीक्षा को सही और बिना गड़बड़ी कराने के अच्छे इंतजाम भी किए हुए हैं और हर केंद्र पर अधिकारी तैनात है। आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। वहीं पर यह भी जानकारी सामने आई, परीक्षा में जाने से पहले सभी छात्रों की अच्छी तरह से जांच की जा रही है ताकि कोई गलत चीज वहां पर ना ले जाई जा सके। और जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि कोई लापरवाही ना हो। सभी से जिम्मेदारी के साथ में काम करने को कहा गया है। अलग अलग जगह से छात्र समय पर परीक्षा देने पहुंचे। बाबूराम जी आज परीक्षा देने हैं। किस चीज की परीक्षा है? नीट की परीक्षा है सर। नीट की परीक्षा है। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम आज मुबारकपुर से आए हैं। मुबारकपुर से। सुबह तो मौसम खराब हो गया था, आने में दिक्कत तो हुई? यस सर, रेन कोट पहन के आए, भीग गया। रेन कोट पहन के आए, भीग गए। यस। चलिए, परीक्षा से क्या उम्मीद कर रहे हैं? इस परीक्षा से पास होने के बाद आपको क्या फायदा होगा? यही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा MBS के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। मेरा नाम आंचल है। अंजलि? आंचल जी, आज परीक्षा देने आई हैं आप? किस चीज की परीक्षा है? नीट UGC। कहाँ से आई हैं आप? मेनगर से आई हैं। कितने बजे से कितने बजे तक परीक्षा होना है? 2 से 5। क्या उम्मीद करके आई है? परीक्षा कैसा होगा? बेस्ट होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अंशुमन आजाद। आजाद जी, आज परीक्षा देने हैं। किस चीज की परीक्षा है? नीट की परीक्षा है। कहाँ से आए हुए हैं? और वहीं से आए हुए हैं। मौसम तो खराब था सुबह, तो आने में तो असुविधा हुआ होगा आपको? बारिश रोड पर भीगा था, इसीलिए आने में देर भी हो गई होगी आपको? देर नहीं हुई, बारिश बंद हो गई। अच्छा, ये क्वालिफाई कर लेंगे इस परीक्षा में तो फिर क्या आपको इससे फायदा मिलेगा?
हाँ तो क्या डॉक्टर बन जाएंगे? डॉक्टर बनेंगे। क्या नाम है आपका? सलोनी यादव। सलोनी जी, आज परीक्षा देना है कि किस चीज की परीक्षा है, कहाँ से आई हैं? नीट का। नीट की परीक्षा है। दीवार आरकपुरा से आया है। देवारा रखपुरा, ये कहाँ पड़ता है? आजमगढ़ में पड़ता है। आजमगढ़ में पड़ता है। कितने बजे से कितने बजे तक है परीक्षा? 2 बजे से 5 बजे तक। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के सालवानपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर प्रेम संबंध के विवाह में एक युवती को जिंदा जलाने का आरोप उसके प्रेमी और भाई और परिवार के अन्य सदस्यों पर लगा है। घटना 25 अप्रैल की है, जब प्रेमी की शादी तय होने की जानकारी मिलने पर युवती उससे मिलने उसके घर पहुंची थी और इसी दौरान दोनों के बीच में कहासुनी हुई। आरोप है कि युवती पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई और गंभीर रूप से झुलसी युवती का दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ही इलाज भी यहां पर चल रहा था और जहां पर 8 दिन बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है। दिनांक 25 अप्रैल 2026 को थाना अहमदगढ़ पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में झुलस गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और युवती की कंडीशन को देखते हुए सफदरजंग मेडिकल अस्पताल में रेफर किया गया था। इसमें नामजद तहरीर के आधार पर एक युवक आशीष और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें प्रथम दृष्टिया और एफआईआर कंटेंट के माध्यम से पता चला था कि आशीष और कशिश एक दूसरे को पिछले 3 साल से जानते थे। इन दोनों के बीच में किसी कारणवश अनबन हो गई थी और बातचीत बंद हो गई थी। जैसे ही कशिश को सूचना प्राप्त हुई कि आशीष की कहीं और शादी हो रही है, इस सूचना पर कशिश युवक के घर पर गई थी, जहां पर आरोप है कि युवक और उसके परिवारजनों द्वारा उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाया गया है। इसमें सूचना प्राप्त हुई है कि जो युवती है वो देर रात कल एक्सपायर हो गई हैं और इसमें बताना चाहूंगा कि जो मुख्य आरोपी आशीष है उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य कुछ लोग भी हिरासत में हैं। निरंतर दबिश दी जा रही है। अन्य अपराधियों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सभी अन्य अभियुक्तों पर इनाम भी घोषित किया जा चुका है और सभी के गैर जमानती वारंट भी लिए जा रहे हैं। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।